क्या हुआ है इसे? अपने दिल पर काबू ना रख पाती वो छुपते छुपाते किसी की भी नज़रों में आए बिना उसके कमरे में आई थी, जहां उसके चेहरे पर माथे से बहते खून की लकीर को देखकर बौखला ही तो गई थी वो, डर और अजियत दोनों से। अलीशे आहट पर मुड़ते हाथ रोक कर उन्हें देखते लक कुचलने लगी। तो क्या मूरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? क्या अब उसकी मासूम बहन भी ऐसे ही अजियतनाक जिंदगी गुजारेगी? वो मासूम तो आगे ही इस मार के छोड़ जाने के सदमे से निढाल थी, ऊपर से ये जुल्म, ये अजियतें, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी ये सब? वो सोचते हुए अपने गले में अटकते आंसुओं को निगलते दोबारा से उसके माथे पर बैंडेज करने लगी, जबकि अब रेशम यूं ही बेड के पास नीचे बैठी खला को घूर रही थी। मोरू उसके पास बैठती उसकी पागलों जैसी हालत पर तड़प उठी थी। कब चाहा था उन्होंने कि इस हालत में देखें उसे। वो तो उसे देखकर दुआएं देती थीं कि वो खुशो खुरम रहे, मगर साबित हुआ कि उनकी दुआएं हमेशा की तरह बेमौल और खाली ही रहीं। अचानक दरवाजे पर होती दस्तक पर वो मुड़ते बाहर की जानिब देखने लगी, जहां दरवाजे के पास खड़ी वो बूढ़ी दादी अपनी बूढ़ी नम आंखों से उस बेजान वजूद को देखकर लरज रही थी। अलीशा देखते ही एकदम से उठी और चलते खानम खान के पास गई और उन्हें सहारे से थामते अंदर दाखिल हुई। वो तड़पते उसकी हालत पर अपनी बूढ़ी आंखों से बहते आंसू साफ करते उसकी जानिब बढ़ी थी। रेशमे, मेरी बच्ची। उसके पास जाते ही वो नम लहजे में उसे पुकारती उसके पास बैठी थी कि वो खानम खान की आवाज़ सुनते तड़पते हुए दौड़कर उनके सीने से जा लगी थी। खानम खान, आप कहें ना उसे, आपकी बात तो मानता है ना वो, उसे कहें वो आ जाए मेरे पास, वापस आ जाए। मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर? वो रोते हुए रुंधी आवाज़ में उनके सीने से लगे बोले चले जा रही थी, जबकि वो सुनती एकदम से तड़प उठी। खानम खान, ताई कह रही थी कि मैंने मार दिया उनके बेटे को, मैं मनहूस हूँ, वो मेरी वजह से हम सब से दूर चला गया। वो कब से उनके कहे अल्फाज को सोचती अंदर से तड़प रही थी कि अब एक मेहरबान साए को अपने करीब पाकर एकदम से फटते दिल के साथ उन्हें अपना दर्द बयान करने लगी। रेशमे, मेरी जान, वो अल्लाह की अमानत था जिसे रब ने वापस ले लिया। तुम क्यों ऐसे खुद को अजियत में मुब्तला कर रही हो? ऐसे तो वो और बेचैन होगा। क्या तुम्हें इस हाल में देखकर उसकी रूह पुरसकून रह पाएगी? तुम दुआ करो उसके लिए, कलाम पाक पढ़कर उसकी बख्शिश की दुआ मांगो मेरी बच्ची। सब ने जाना है एक दिन। देखो मुझ बूढ़ी को, अभी तक जिंदा हूँ मैं, मगर मेरा पोता, मेरा चांद मुझसे पहले चला गया इस दुनिया से। मैं भी तो जी रही हूँ। बेशक जितनी हमारे रब ने हमारी जिंदगी लिखी है वो तो हमें जीनी ही है ना। खानम खान, मैं कैसे रह सकती हूँ उसके बिना? वो एकदम से सर उनके सीने से उठाते उनकी आंखों में देखकर बोली कि वो सुनते लब भींच गई। खाना खाया तुमने? उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते वो एक बेबस कमज़ोर नज़र मोरों पर डालते बोली, भूख नहीं है मुझे, बाद में खा लूँगी। उनके हाथों को थामते वो बोसा देते बोली कि वो उसके माथे पर लगी पट्टी देखकर ज़ब्त से आंखें मूंद गई। तुम जाओ अपने कमरे में, आज मैं सोऊंगी अपनी बेटी के पास। एक नज़र मोरो और अलीशा के जानिब देखते वो रेशमे के सर को गोद में रखते हुए बोली, और अलीशा सर हिलाते वहाँ से निकल गई। बाहर फैली हल्की सी घुलती सुबह की रोशनी की किरणों पर वो गर्दन घुमाए अपने पास लेटी खानम खान को देखने लगी। बहुतों का रवैया याद आते ही वो बुरी तरह से अपने होंठ कुचलते खुद पर जब्त के पहरे बिठाने लगी थी। वो आंसू साफ करती अपने घुंघरियाले बालों को हाथ से पीछे करते चुटिया बनाए उठी और चादर ओढ़ते वज़ू की नियत से वॉशरूम में बंद हुई थी। शायद उसके लिए मगफिरत की दुआ मांगते ही उसके दिल को सब्र आ जाए। सुर्ख आंखों को रगड़ती वो हिजाब करते बाहर निकली थी और बढ़ती हुई जाए नमाज उठाए नमाज अदा करने लगी। नमाज से फारिग होते ही वो अचानक से उसकी मगफिरत की दुआ मांगते फूट फूट कर रोई थी, जिसकी लंबी तंदुरुस्त जिंदगी की दुआ वो हर नमाज में मांगा करती थी। जबकि नजरें अपने हाथ पर नजर आते हल्के से मेहंदी से लिखे लफ्ज ए पर ठहर गई थी।
उसे याद आया था कि वो कैसे उससे झगड़ा था अपनी ज़िद पूरी करते उसके हाथ पर लिखे अपने नाम को देखने के लिए, और कितना खुश भी तो हुआ था वो उसकी हथेली पर अपने नाम को देखकर। मगर शायद अपने हाथ में तो वो उसका नाम सजा चुकी थी, शायद हाथों की लकीरों में नहीं लिख पाई थी, इसीलिए तो वो उसे छोड़कर जा चुका था बहुत दूर, कि अब उसकी कोई सदा, कोई पुकार उसे वापस नहीं ला सकती थी। वो हाथों को चेहरे पर फेरते अपने लिए अपने रब से सब्र मांगती, जाए नमाज तह करके एक जानिब रखती मुड़ी, तो एक नज़र खानम खान के सोए वजूद पर डालते बाहर को निकल आई। रूम से निकलते ही वो दबे कदमों से राहदारी से होते मखसूस कमरे के सामने रुकी थी। हाथ से हैंडल घुमाते वो उसकी खुशबू में बसे उस दरो दीवार को देखकर गहरा सांस भरती, अंदर दाखिल होते ही उसे लॉक कर गई। वैसे ही तो नफासत से हर शय हर जगह पर मौजूद थी उसकी, जैसे वो रखता था। वो अजियत तकलीफ से लब भींचते आगे बढ़ी, उसके बेड को हाथों से छूते वो आगे बढ़ते ही एकदम से गुठली सी बनती उसके बेड पर उसकी मखसूस जगह पर लेटी थी। जाने कितने ही आंसू उसकी आंखों से बहते तकिए में जज्ब हुए थे। उसका नाजुक सा सरापा रोने की शिद्दत से लरज रहा था। अब तो आंसू भी मानो खुश्क हो रहे थे, मगर तकलीफ थी कि रोज़ बढ़ती चली जा रही थी। अचानक से ठा करके दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसका रंग सफ़ेद पड़ा था। कपकपाते जिस्म से एकदम से फक चेहरे से मुड़कर दरवाजे की जानिब देखने लगी थी वो, जहां वो नफरत से उसी को देखते आगे बढ़ी थी। जबकि उनके बढ़ते कदमों का रुख अपनी जानिब उठता देख वो तकिए को मुट्ठियों में दबोचते सर को नफ़ी में हिलाने लगी थी। वो बिना कोई असर लिए उसे बालों से खींचते हुए अपने साथ घसीटते नीचे की जानिब बढ़ी थी कि उनकी मनहूस अल्फाज की पुरजोर तकरार पर हवेली के फर्द जो नमाज की गर्ज से उठे थे सब एक एक करते हॉल में इकट्ठे होने लगे, जहां वो उसे खींचते सीढ़ियों पर से घसीट कर अपने साथ नीचे ला रही थी। फैज़ान खान एक नज़र रेशमे की हालत को देखते मौके की मुनासबत की वजह से खुद पर जब्त करता मुट्ठियां भींचे खड़ा रहा था, जबकि दिलावर ने एक नज़र अपनी बीवी और उसके हाथों में जकड़ी उस नाजुक सी बेटी को देखकर खावर खान को देखा था, जो ऐसे बने खड़े थे जैसे मानो कोई रिश्ता ही ना हो उसके साथ। कहाँ जा रही हैं आप? नूरा तड़पते मूरों का हाथ थामते बोली थी, जो रोती किचन के दरवाजे में खड़ी अब आगे बढ़ना चाह रही थी, मगर नूरा के थामने पर वो उसे देखकर रोने लगी। वो मर जाएगी नूरा, मुझे जाने दो। अजियत से दो चार होते वो हाथों पर उसकी मजबूत गिरफ्त को तोड़ते हुए बोली थी, नहीं मरेगी बीबी, आप भी तो जिंदा हैं। जब्त से उसकी मासूम बहन जैसी दोस्त को देखते वो उन्हें थामते अंदर ले गई, जबकि उसका अपना दिल खून के आंसू रो रहा था। उसका सारा बचपन उस हवेली में गुजरा था और रेशमे के साथ उसकी काफ़ी बनती थी। वजह उसका हंसमुख शरारती रवैया और हर किसी की बात में बिना मकसद टांग अड़ाना था। वो कई बार इज़मार के मना करने पर भी नूरा को भेजकर कैरी और अचार लेकर खाती थी, और नूरा उसके तानों से बचने की खातिर इज़मार के मना करने पर भी उसे दे देती सब कुछ। अब इस अचानक से आए तूफान पर वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्या करे और कैसे उसके पास जाए, कहाँ से तसल्ली के दो बोल लाए उस बच्ची के लिए। नूरा, तुम क्यों रो रही हो ऐसे? छोड़ो मुझे। उस बेहिस को घूरते वो गुस्से से बोली थी कि वो नज़रें उठाए उन्हें देखने लगी, क्योंकि आप अगर वहाँ गई तो उसे और भी अजियतें दी जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि उसकी तकलीफ़ों में इजाफा हो। आप ये मेरे बंधे हाथ देखें बीबी, छोड़ दें उसे उसके हाल पर। वो रोते अपने दोनों हाथ बांधे उसके सामने कर गए कि मूरो उन्हें देखकर मुंह पर हाथ रखते दौड़ते हुए अपने कमरे में बंद हुई थी। पूरी रात सफ़र से थका हारा होने की वजह से वो बेसुध औंधे मुंह बेड पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। चेहरे के सामने पड़े तकियों पर उसके काले सिल्की बाल गिरते उसको नजर आए थे। आधे चेहरे पर उसके साया फिगन थे बाल। अचानक से नीचे से आती ऊंची आवाज़ें उसकी नींद में खलल का बाइस बनी थी। इतने शोर शराबे का वो कहाँ आबादी था। वो अचानक से तकिए से सर उठाए एक नज़र अपने रूम के बंद दरवाजे को देखते दोबारा से लेटा, जहाँ से शोर डोर बंद होने के बावजूद भी वैसे ही आ रहा था।
वो बेसुध औंधे मुंह लेटा रहा। वो रात को लेट आते सीधा अपने कमरे में बंद हो गया था और उसे बिल्कुल उसी हाल में देखते वो लब भींच गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही तो था जैसा वो आज से 10 साल पहले छोड़ कर गया था। वो बिना किसी से मिले यूं ही फ्रेश होते थकन और बुखार की वजह से औंधे मुंह अपने बेड पर गिरा था और अचानक से आती शोर में सिसकियों और चीखों की दबी दबी सी आवाज़ें उसके अंदर हलचल पैदा कर गईं। वो चाहने के बावजूद दोबारा नहीं सो पाया। उठते ही हाथ से अपने पास पड़ी ब्लैक शर्ट को उठाता बाहर को बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही वो सामने रीलिंग से झुकते नीचे से आती आवाज़ों के ताक़ुब में देखने लगा। वो देखता हैरत से शुशदर हुआ, बिना सोचे समझे नीचे को भागा था। रुकें, क्या कर रही हैं आप? वो बिफरता हुआ बिना किसी का लिहाज रखे अचानक से उनके हाथ में थामे डंडे को पकड़ते उनके सामने आन खड़ा हुआ था कि हवेली के तमाम अफराद नौकरों समेत गर्दन मोड़कर उसे देखने लगे। उस वक्त अचानक सबके बीचों बीच यूं 10 साल बाद उसे देखकर सभी गुम खड़े रह गए थे। पीछे हटो लड़के, ये तुम्हारा मामला नहीं है। इस लड़की से तुम्हारा कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं। अब छोड़ो ये सब और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से उसके हाथ से डंडा छीनने की कोशिश करती पास ही बुत बनी खड़ी गुठली नुमा रेशमे पर एक कहर भरी सर्द नज़र डालते बोली, ओह रियली, आपको क्यों लगता है कि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं? वो गुस्से से चबा चबा कर बोला कि पास खड़े फरीद खान ने नादानिस्ता तौर पर उसकी जानिब देखते हुए लब भींचे थे। होगा तेरा रिश्ता, मगर ये बहू है मेरी और मेरी मर्जी मैं जैसे मर्जी इसके साथ सलूक करूं। वो जताते अंदाज में उसके बालों को पकड़ते खींचते हुए बोली कि देखो अब छुड़वा कर दिखाओ। उनका खून खोल उठा था उस मनहूस को अपने बेटे के कमरे में यूं सुबह सुबह देखकर। वो पहचान चुकी थी असफंद यार को और उसकी ज़िद से भी वाकिफ़ थी। इसीलिए वो इतने सालों बाद फिर से उसके सामने खड़ी ज़िद्दी लहजे में बोली थी, खबरदार, जो अभी से आपने हाथ भी लगाया तो ऐसा केस बनाऊंगा कि पूरी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसती रहेंगी। गुस्से से उन्हें घूरते वो ज़बान पीसते बोला, लाला ज़बान संभाल कर। पास ही खड़े मर्दों में से कोई एक बिफरते हुए बोला था, चुप करो, यहाँ पर एक लड़की को बिना कसूर के पीटा जा रहा है, तब तो तुम्हें याद नहीं आया और अब आ गए लाला ज़ुबान संभाल कर। इसे ले जा रहा हूँ मैं, अब से ये मेरे साथ वाले कमरे में रहेगी। जिसको एतराज़ है आ जाए मेरे रूम में। वो उसका हाथ उनके हाथ से छुड़ाते और अपने हाथ में मुकीद करते बोला कि रेशमे ने सहमती नज़रों से उसकी जानिब देखा। चलो। वो बिना किसी की जानिब देखे एक काटदार नज़र अपने दाजान पर डालता उसका हाथ पकड़ते खींचते हुए उसे ऊपर ले गया। समझाइए इस लड़के को, ये हमारे ख़ानदान की रस्म व रिवाज को नहीं जानता, मगर ये खून तो खानों का है। अब इसे यहाँ की रस्म व रिवाज को अपनाना ही होगा, वरना जो आसार इसके नज़र आते हैं ना, कहीं इस ख़ानदान में कोई और ना जंग बर्पा हो जाए। दिलावर खान ढके छुपे अल्फाज में अपनी बात समझाते दाजान को सलाम करते अपनी चादर ठीक से ओढ़ते बाहर निकल गए। खामोश फिज़ा में कमरे में फैले पुरअफ़सों से अंधेरे में वो आंखें खोलते एक नज़र छत को देखते अचानक से किसी गैर महसूस से अजीब से एहसास और फिज़ा में बिखरी खुशबू को महसूस करते ज़रा सी गर्दन उठाए ऊपर की जानिब देखने लगा, जहाँ वो नाजुक सी जान बेड क्राउन से टेक लगाए हुए थी, जबकि सर पर ओढ़ा गोल्डन दुपट्टा ढलकते हुए एक जानिब को गिरा हुआ था। ज़ारून की नज़रें उठते उसकी शफाफ सुराहीदार गर्दन से होती उसकी नाक में पहनी नोज पिन से उलझी थी। वो यूं ही अपने सर को उसकी नर्मो मुलायम आगोश में देखते गहरा सांस फिजा के सपुर्द करते उठा था कि अचानक से उसके उठने पर वो जो सारी रात मोहताज सी बैठी रही थी अब हड़बड़ाते आंखें वाह किए उस खड़ूस को देखने लगी, जिसकी नींद से भरी सुरमई आंखों में हल्की सी झलकती सुर्खी और खड़ी मगरूर नाक को देखते वो गैर महसूस अंदाज में पीछे हुई थी कि अचानक से वो पीछे से होते बेड क्राउन से पटकी थी और धड़ाम से पीछे पटकते उसका कैचर एकदम से टूटने के साथ उसके सर पे लगा था और वो दर्द से होंठ दांतों तले दबाए आंखें मीच गई कि एकदम से उसके कैचर से मुकीद घने स्याह बाल चेहरे और कंधे पर बिखर गए। वो एकदम से डरती दोनों हाथों से बालों को पीछे करते
ایک دم سانس لیتے لیتے سامنے اسے بیٹھا دیکھ کر سانس روک گئی کہ وہ دوبارہ سے اس کے سرخ پڑتے چہرے اور پھر ایک جانب سے ڈھلکتے سیاہ بالوں کو دیکھنے لگا، جن کے کھلنے سے ایک دم فضا میں ایک مسرور سی بھینی مہک پھیلتے زارون خان کے اعصاب کو چٹکانے لگی، مگر وہ یوں ہی ایک گھٹنے کو فولڈ کیے جبکہ دوسرا کھڑا کیے اس پر اپنا دایاں ہاتھ ٹکائے رخ اس کی جانب کرتے بیٹھا، جبکہ اس کی حرکت پر وہ حیرت سے اپنی موٹی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ وہ شاید اٹھتے ہی چلا جائے گا، مگر وہ تو وہیں اس کے سامنے جم کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی اچانک سے اپنے خد و خال میں اٹکتی نظروں کو محسوس کرتے وہ جھٹ سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ وہ فوراً سے اسے ہاتھ بڑھاتے نظریں جھکائے نامحسوس سے انداز میں خود کو ڈھانپتے دوپٹے سے کور کرنے لگی کہ زارون چونکا اس کی حرکت پر، مگر کہا کچھ نہیں۔ تم کب آئی میرے کمرے میں؟ وہ جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اچانک سے اس کے شروع ہوتے نئے سوال جواب کے سلسلے کو دیکھ لب بھینچ گئی، البتہ آنکھیں اس کے سوال پر ضرور حیرت سے پھیلی تھی۔ جی، وہ نہ سمجھتے الجھن زدہ سی پھر سے اسی کی جانب دیکھنے لگی۔ اتنی بچی ہو کیا جو ایک بار بولی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اس کا اٹکتے جواب دینا اس کے فشارے خون کو بڑھا گیا تھا۔ وہ غصے سے دبے لہجے میں بولا، آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلنے لگی جو اس ستمگر کے بنا تولے بنا سوچے الفاظ اس کے دل پر وار کرتے تھے۔ وہ رات کو آئی تھی، بمشکل سے بولتی وہ خود سے کچھ دور بیٹھے زارون کو دیکھتے نظریں جھکا گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم یہاں بیڈ پر کیا کر رہی تھی اور میرا سر اپنی گود میں کیوں رکھا؟ وہ ڈپریسڈ تھا رات کو، جبھی وہ نیند کی گولیاں لیتے لیٹ چکا تھا کہ شاید نیند پوری ہوتے ہی وہ بہتر ہو سکے، مگر اس وقت اس کے دماغ میں رات کے کہے اپنے الفاظ بھی کچھ نہیں تھا۔ جبھی وہ سہائی سے جواب طلب ہو رہا تھا جو کہ خود بیچاری اس کے الزام پر لب کچل رہی تھی۔ آپ نے بلایا تھا مجھے، اسے کھسکتے اپنی جانب غصے سے بڑھتے دیکھ کر وہ فوراً سے بولی کہ زارون وہیں اس سے 2 قدم کے فاصلے پر بیٹھ رہا۔ اب یقیناً تم کہو گی کہ میں نے اپنا سر تمہاری گود میں خود رکھا تھا۔ مخصوص چپتے لہجے میں وہ بولا تھا کہ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ وہ کیا کہتی جب وہ خود ہی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ پری کہاں ہے؟ پورے کمرے میں نظریں دوڑاتے وہ سامنے بند آنکھوں سے گہرے سانس بھرتے وجود کو دیکھتے بولا کہ وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی اس کی بات سن کر۔ وہ تو رات کو اسے لانا ہی بھول گئی تھی۔ وہ تو بتوں کے حکم سے ان کے بیٹے کو دیکھنے آئی۔ پری کہاں ہے؟ پورے کمرے میں نظریں دوڑاتے وہ سامنے بند آنکھوں سے گہرے سانس بھرتے وجود کو دیکھ بولا تھا کہ وہ سنتی جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ وہ تو رات کو اسے لانا ہی بھول گئی تھی۔ وہ تو بہتوں کے حکم سے ان کے بیٹے کو دیکھنے آئی تھی، مگر آگے سے نواب صاحب کے حکم پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حکم مان رہی تھی۔ وہ تائی امی کے پاس ہے۔ تھوک نگلتے اس کی گردن سے نظر آتی رگوں کو دیکھتے وہ ہراساں سی ہو کر بولی تھی کہ وہ غصے سے اسے گھورنے لگا، جب تم اس کی ماں ہو تو وہ میری ماں کے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ دبے غصے سے ایک دم اس کے پاس ہوتے اس کے چہرے پر گھرایا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کی عادت کے برخلاف حرکتیں کرتی تھی، وگرنہ اس سے پہلے تو اس نے کسی عورت ذات کے ساتھ تلخ کلامی کا سوچا بھی نہ تھا۔ سب سے پہلے یہ نوز پن اتارو۔ وہ ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب رکھتے جھکتے ہوئے دبے سے غصے سے بولا کہ وہ اچانک اس کے اس طرح قریب آنے پر ڈر کر دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ کو دبوچتے آنکھیں میچ گئی، جبکہ زارون کی الجھن زدہ سی نظریں ابھی بھی اس کی نوز پن میں جھولتے اس سفید چھوٹے سے موتی پر اٹکی تھی۔ اسے بے چینی سی ہونے لگی، جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ کسی وقت کے اپنے ہی کہے الفاظ شدت سے اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا اپنی بیوی کو نوز پن میں ہمیشہ سے ہی، مگر اس کی بیوی تو لاریب تھی اور اس نے ہمیشہ سے اسی کو نوز پن میں دیکھنا چاہا تھا، مگر اب اسے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ بھول رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں بھٹک رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو، اس لیے وہ جلد از جلد اس کانٹا بنتی نوز پن کو اتروانا چاہتا تھا اس کی ناک سے۔ اتارو اسے،
اسے خرگوش کے جیسے دب کے بند آنکھیں کیے دیکھتا وہ غصے سے اس کے کان کے قریب دھاڑا تھا کہ وہ فوراً سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی سر کو نفی میں ہلا گئی، جبکہ اس کے انکار میں ہلتی گردن کو دیکھتے وہ جیسے شاکڈ ہوا تھا۔ سوہا اتارو اسے، مجھے یہ اچھی نہیں لگ رہی، تمہارے شوہر کا حکم ہے، اتارو اسے۔ اب کی بار وہ غصہ کنٹرول کرتے بولا تھا، وہ نظریں اس کی ادھ کھلی شرٹ سے جھانکتے، سفید کشادہ سینے پر گاڑتے، پھر سے گردن زور و شور سے نفی میں ہلا گئی، جسے دیکھ کر وہ غصے سے ہاتھ بڑھاتے، خود ہی سے اس کی گردن میں ڈالتے، چہرہ اونچا کرتے، اس کی نوز پن اتارنے لگا کہ وہ ایک دم سے اس کے ہاتھ کو تھام گئی۔ زارون خان کی نظریں اپنے ہاتھ پر سے ہوتی اس کے چھوٹے سے سفید ہاتھ پر رکی، جس کی چھوٹی سی انگلیاں وہ اس کے بڑے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھیں۔ تصحیح کر لیں زارون دلاور خان، بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کی کیئر ٹیکر ہوں میں، اور دوسری بات، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے باتیں سنانے کا۔ رات کو آپ ہی نے مجھے روک لیا اور ساتھ ہی میں خود ہی سر میری گود میں رکھتے سہلانے کی فرمائش بھی کی تھی۔ میرے اتنے برے دن نہیں آ گئے جو بھیک مانگنے، آپ کی بے سکونی کا فائدہ اٹھانے، آپ کی قربت کو محسوس کرنے آتی۔ میری ناک میری مرضی ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں بار بار مجھے یہ کہنے والے کہ میں اسے اتار دوں؟ جب آپ مجھے دنیا کے سامنے بیوی نہیں مان سکے تو پھر اس حال میں، اس در و دیوار میں بار بار بیوی بیوی چیختے آپ کسے یاد کروا رہے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ مجھے یا اپنے آپ کو؟ میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ صرف اور صرف پریشے کی ماں ہوں۔ ابھی پیچھے ہٹیں، میری بچی اٹھ چکی ہوگی، مجھے جانا ہے۔ بنا اس کی تیش سے سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھے وہ جھکے سر سے کہتی، اسے دھواں دھواں کیے وہاں سے نکلی تھی کہ وہ تیش و غضب سے اس کی چھٹانگ بھر لڑکی کی باتیں سنتا۔ پہلی بار اپنے مقابل کسی کو یوں بولتا دیکھ کر غصے سے بیڈ پر پڑے اپنے موبائل کو زور سے دیوار پر مارتے اٹھا تھا کہ اس کی ٹھا کی آواز پورے روم میں گونجی تھی، مگر اس سے زیادہ طوفان زارون خان کے اندر پھیل رہا تھا۔ اگر وہ اس کی بیوی نہیں تھی تو اس کی بیٹی کی ماں کیسے بنی؟ وہ سوچتے کبرڈ سے اپنا ڈریس لیتے ہاتھ باتھ لینے بڑھا تھا۔ اب اس مسئلے پر وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہ رہا تھا۔ شرط لگا لے، اگر اگلے 10 منٹ میں وہ لڑکی خود تیرے پاس نہ آئی نا تو جو کہے گا وہ دوں گا تجھے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ کولڈ ڈرنک کے پورے گلاس کو ایک جھٹکے سے ختم کرتے ٹیبل پر پٹکتے بولا تھا کہ پورے گروپ نے اس کی جانب دیکھتے داد دینے والے انداز میں ہاتھ بلند کیے، اور پھر دوسری نظر سامنے مغرورانہ چال چلتی اس برٹش لڑکی پر ڈالی۔ اور اگر تو ہار گیا تو؟ میوزک کے تیز شور کی وجہ سے عامر زور سے گلا پھاڑتے چیخنے کے سے انداز میں بولا تھا کہ احان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی۔ اگر میں ہار گیا نا تو تیرا 10 kg وزن کم کروں گا، اور اگر جیت گیا تو 9.5 kg۔ وہ کالر اٹھائے ایسے فخریہ انداز میں بولا تھا کہ سنتے ہی سب کا کہا بے ساختہ گونجا۔ ہنسو مت یار، میں سٹریس میں ہوں۔ وہ خود کا مذاق بناتے دیکھ برے سے منہ بناتے اپنی نیلی آنکھوں سے سب کو گھورتے ہوئے بولا کہ سب نے تصحیح کرتے گردن کو زور سے ہاں میں ہلایا۔ احان کمینے، خبردار جو تو نے اب میرے وزن کو لے کر کوئی بھی بات کی۔ عامر ایک دم سے برا مانتے اپنے پورے گروپ کو خود پر ہنستا پاتے بولا تھا، دیکھ کر بولا تھا، ارے یار نہیں بولتا تو رک، میں ابھی آیا۔ اس کے پھولے گالوں کو زور سے کھینچتے وہ اس انداز میں بولا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب نے گردنیں گھمائی اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کے لیے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ راکی اسے یوں اچانک سے جیکٹ اتارتے دیکھ کر بولا تھا، جبکہ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتے اپنی ہاف سلیو بلو شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے اسے دیکھنے پر آنکھ دبا گیا کہ اس کے کمینے پن پر وہ کہا لگاتے سر کو نفی میں ہلا گیا۔ ہائی بیوٹیفل۔ وہ چلتا اس ریڈ گھٹنوں کے نیچے جاتی میکسی میں کھلے کندھوں تک جاتے بالوں میں ہلکے ہلکے ڈانس اسٹیپ لیتی اس برٹش لڑکی کے پیچھے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، اور وہ اچانک سے کسی کی آواز کو سنتے اپنے سامنے کھڑے اس ہینڈسم گڈ لکنگ لڑکے کو سر تا پاؤں گھورنے لگی۔ ہے ہینڈسم، مسکراتے ہوئے اسے ہگ کرنے کو وہ آگے بڑھی۔ وہ سرخ لپسٹک میں رنگے اپنے سرخ ہونٹوں کو موڑتے ایک ادا سے بولی تھی کہ احان گہرا مسکراتے اسے دونوں بازو پھیلائے
हक करते सबको एक नज़र देखते आंख दबा गया। यार ये क्या बातें कर रहे हैं। सोजी ने मशकूक सा होते एहान को उस लड़की के साथ पिछले 10 मिनट से हंसते कह कहे लगाते देखकर अब पुरतजस्सुस होकर पूछा था। सब ने कंधे उचका दिए। ये तो वो कमीना ही जानता होगा ना कि चल क्या रहा है उसके दिमाग में। हमेशा कोई उल्टी सीधी हरकत ही करता रहता है वो। आमिर को फिर से अपने आगे पीछे खतरे की घंटियां बजती महसूस हो रही थी, क्योंकि वो कमीना अब बिल्कुल संजीदा सा होते उस लड़की से जाने ऐसा क्या कह रहा था कि वो लड़की सुर्ख चेहरे से अब आमिर को ही घूर रही थी। मैं ना कहता था कि ये इंसान कभी भरोसा नहीं करना चाहिए इस पर। ये लोग कभी किसी के नहीं होते। वो देखो वो कमीने कैसे शान से उस लड़की को साथ लिए मेरी जानिब आ रहा है। अल्लाह पूछे जाने किस गुनाह की सज़ा देता है ये मुझे। वो बुड़बुड़ाते एकदम से कुर्सी छोड़ता उठा था और भीड़ में से रास्ता बनाते वो पार्टी छोड़ते बाहर को भागने लगा। अचानक से एहान ने भागते हुए बिजली किसी तेज़ी से उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे साथ लगाए अंदर खींचा था। वो डर गया था उसे अपने पास देखते। छोड़ कमीने इंसान, क्या कहा है तूने उस लड़की को कि वो मुझे यूं घूरे जा रही है? कुछ खास नहीं, वो बात करना चाहती है तुझसे, नॉर्मल से अंदाज में वो कहता उसे दोबारा से टेबल की जानिब खींचते ले जाने लगा, जहां वो लड़की दोनों हाथ सीने पर बांधे उसी को घूर रही थी। हे व्हाट आर यू सेइंग दैट आई एम एन अगली गर्ल? क्या कहा तुमने कि मैं एक बदसूरत लड़की हूँ? पेंसिल हील में मुकीद अपने पाँव को देखते वो कदम बढ़ाते आगे हुई थी और उससे चंद कदमों के फासले पर रुकी। नो 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 नो, आई डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट। आमिर सुनते ही फौरन से अपनी सफाई में बोला, जबकि नज़रें उस लड़की के पीछे खड़े खुद को फ्लाइंग किस करते आहान पर थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी उसे ख़त्म कर देता। उसकी दोस्ती में उसे सिर्फ 2 ही चीज़ें नसीब होती थी, एक बेइज्जती और दूसरा मार। वो दिन में 10 बार इस लम्हे को कोसता था जब वो मनहूस उसकी ज़िंदगी में शामिल हुआ था। वो अक्सर रूठ जाता था उसकी हरकतों पर, मगर फिर अगले ही लम्हे वो दोबारा से उसकी रोनी शक्ल मिन्नत समाजत करने पर मान जाता था। लड़कियों को देखते उसका जिस्म कपकपाने लगता था, जुबान लड़खड़ा जाती थी कि वो बौखलाते कुछ ना कुछ गलत कर जाता था। जब भी तो एहान उसे बार बार लड़कियों के सामने खड़ा करता था कि बकौल उसके ये दोस्त नामी लड़का हमेशा लड़कियों से डरते उसकी इज्जत खराब करता था। कहाँ वो लड़कियों से घबरा कर रहने वाला और कहाँ वो लड़कियों को एलर्जी समझने भागने वाला। वो जानता था कि इस तरह ही उसका दोस्त भी मशहूर होगा, और ये वो सिर्फ 2 तरह से मुमकिन था। एक आमिर का वज़न कम करते उसे बिल्कुल फिट स्लिम बनाते, और दूसरा उसकी लड़कियों से हिचकिचाहट को ख़त्म करते, और वो दोनों ये काम दिलो जान से सर अंजाम दे रहा था। नो नो नो, डोंट टेल अ लाई। दिस हैंडसम मैन टोल्ड मी दैट यू आर सेइंग लाइक दैट फॉर मी। झूठ मत बोलो, उस हैंडसम लड़के ने मुझे बताया कि तुम ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। वो लड़की किसी भी तौर आमिर की बात पर यकीन लाने की रवादार नहीं थी, और वैसे भी उसकी जसामत को देखते वो समझ गई थी कि वो जलता होगा उसकी फिटनेस और खूबसूरती से, इसीलिए तो उसे बदसूरत बोल रहा था। योर बॉयफ्रेंड इज कॉलिंग यू, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है। आमिर ने उसे डरते हुए हाथ से पीछे इशारा करके कहा, तो वो लड़की चौंकते पीछे की जानिब देखने लगी कि सबका ध्यान बंटने पर वो अचानक से फुल स्पीड से दौड़ते वहां से गायब हुआ था, और सबने मुड़कर उसकी खाली जगह को देखा था, जबकि एहान उस मोटे के यूं गायब होने पर जैसे सदमे में चला गया था। रॉकी, एली और माइक सब उसे आवाज़ें देते रह गए, मगर वो किसी की भी सुने बगैर पार्टी छोड़कर उसके पीछे भागा था। अब उसे शर्त के मुताबिक आमिर को ढूंढने और उसका 10 केजी वज़न कम करवाना था, और उसके लिए उसे ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी था।